नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 एनसीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 27 में हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस से अध्याय नंबर 5 जो कि कोशिका से संबंधित है, जीवन की मौलिक इकाई के नाम से ये चैप्टर है और इसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। कल हमने अध्याय 5 के से संबंधित पार्ट 1 में आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। आज हम आपको कुल 19 प्रश्न कराएंगे और ये सारे के सारे प्रश्न आपके इसी चैप्टर से रहने वाले हैं। तो टोटल इस चैप्टर से हमने अध्याय नंबर 5 से कल 20 क्वेश्चन कराए थे, आज 19 कराए, तो टोटल 39 प्रश्न आपके ये तैयार हो जाएंगे और परीक्षा दृष्टि से आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका ये परीक्षा दृष्टि से, चाहे पीआरटी की बात करें, चाहे 6 से 8 की या जीएस साइंस की, यहाँ से प्रश्न आपको हर बार देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न पर आते हैं। आप सभी लाइक कर दीजिएगा सेशन को और साथ में लास्ट में कमेंट भी कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही बने। एपिसोड नंबर 27 है। प्रश्न पहला आपके सामने है। प्रश्न है, जब किसी पादप कोशिका में परासरण यानी कि ऑस्मोसिस द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को क्या नाम दिया जाता है? तो कमेंट करके बताइएगा पहले नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण यानी कि ऑस्मोसिस के द्वारा पानी की हानि होती है, तो जब भी पानी की हानि होगी तो जो कोशिका रहेगी वो सिकुड़ जाएगी, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और इस घटना को बोलते हैं जीव द्रव्य संकुचन। शब्द में आपको दिया गया था, शब्द से पकड़ सकते थे, इंग्लिश थोड़ा टफ है इसके लिए, तो प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं अंग्रेजी में और जीव द्रव्य संकुचन बोलते हैं हिंदी में। साइटोलिसिस क्या होता है? तो साइटोलिसिस जो है प्लाज्मोलिसिस का अपोजिट होता है। तो याद रखिएगा साइटोलिसिस किसे बोलते हैं? जब किसी पादप कोशिका में परासरण के द्वारा पानी का मतलब कह सकते हैं कि गेन होता है, जब पानी मिल जाता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोशिका फूल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कोशिका बहुत ज़्यादा फूल जाती है और फूल कर फट जाती है। तो कोशिका के फटने की जो प्रक्रिया है इसके परिणाम स्वरूप कई बार कोशिका फट सकती है। तो कोशिका के फटने की जो प्रक्रिया है उसको हम साइटोलिसिस कहते हैं। जीव द्रव्य संकुचन प्लाज्मोलिसिस में कोशिका जो है संकुचित हो जा रही है, कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जा रहे हैं। साइटोलिसिस में कोशिका ही फट जा रही है, फूट जा रही है। तो जस्ट इसी का अपोजिट है। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका जीव द्रव्य संकुचन है। विसरण के बारे में कल हमने आपसे चर्चा किया था, विसरण का ही एक प्रकार है परासरण, कल हमने ये देखा था। पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन जो है पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि हाइपोटेनिक सॉल्यूशन में बिना फटे बनाए रखता है? तो किसके वजह से ऐसा संभव हो पाता है कि पौधे, कवक यानी कि फंगस या फंजाई और बैक्टीरिया की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो जो है अपेक्षाकृत कम तनु विलयन जैसे कि हाइपोटोनिक विलयन है, इसमें बिना फटे रह पाते हैं। और हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है, अल्प परासरदाबी विलयन जो होता है, इसमें क्या होता है कि इससे जो है कोशिका फूल जाती है। कोशिका जब फूल जाती है तो फटने का डर यहाँ पर रहता है। अभी हमने देखा था कोशिका के फटने की प्रक्रिया को साइटोलिसिस बोलते हैं। तो कोशिका यहाँ पर फटने का डर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कोशिका को कौन फटने नहीं देता है? ऐसे सॉल्यूशंस में ये आपसे पूछा गया। राइट आंसर आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, कवक और बैक्टीरिया में पाया जाता है। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सेल वाल यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और उससे पहले यहाँ पर अल्प परासरदाबी को रिवाइज कर लेते हैं। अल्प परासरदाबी यानी कि हाइपोटेनिक विलयन में कोशिका फूल जाती है, कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालेगी। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ समझ लीजिए। तो कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है, कोशिका फूल के, और कोशिका भित्ति वापस से दबाव डालती है। कोशिका भित्ति के कारण कोशिकाएं जो है परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर ले जाती है और फटती नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोशिका भित्ति के कारण ही जो कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं होती हैं, वो परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। यानी कि अगर माध्यम में पानी ज़्यादा हो गया, जल ज़्यादा हो गया, तो ये फटने नहीं देंगी। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं को फटने नहीं देंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रक झिल्ली, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, तो केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। कमेंट कीजिएगा केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है आपका, केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक झिल्ली जो है दोहरी परत होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, और इसी वजह से इसका नाम ही है केंद्रक झिल्ली। तो पहला विकल्प आपका सही है। केंद्रक के चारों ओर एकल परत होती है, ये गलत है। कैसी परत होती है? दोहरी परत होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्र के अंदर का जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। तो ये भी आपका सही है, ए और बी यहाँ पर आपका सही है। ए और बी के सही होने की वजह से आपका राइट आंसर तीसरे प्रश्न में डी है। ये वाला पॉइंट आपका गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय कैसे दिखाई पड़ते हैं, उनका शेप क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब केंद्रक किस में, क्रोमोसोम पाए किस में जाते हैं, तो क्रोमोसोम होते हैं केंद्रक में, न्यूक्लियस में होते हैं। और जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो सेल डिवीज़न के समय ही ये जो केंद्रक होते क्रोमोसोम होते हैं ये दिखते हैं। तो क्रोमोसोम किस रूप में दिखते हैं? क्या ये आयताकार दिखते हैं, क्या क्रोमोसोम छाड़ाकार दिखते हैं, या क्रोमोसोम षटकोण दिखते हैं? चौथे नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा? तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम दिखते कब है? केवल और केवल जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तब। और ये किस रूप में दिखते हैं? तो छाड़ाकार, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। राइट आंसर आपका चौथे नंबर प्रश्न का बी है। तो क्रोमोसोम याद रखिएगा, छाड़ाकार या रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और वो कब दिखते हैं? जब कोशिका विभाजित हो रही होती है। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। यानी जब कोशिका विभाजित होने वाली रहेगी तभी क्रोमोसोम दिखते हैं रॉड शेप स्ट्रक्चर के रूप में, छड़ाकार रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखना आपको। पांचवा प्रश्न आपका बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। पांचवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो आनुवांशिक गुण जो होते हैं वो किसमें होते हैं? जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं, तो ये होते हैं क्रोमोसोम्स में। राइट आंसर आपका पांचवें प्रश्न का बी है, क्रोमोसोम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? कमेंट कीजिएगा क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है। तो क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डीएनए और प्रोटीन। तो क्रोमोसोम किसके किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं? कमेंट कीजिएगा सातवें नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ये कहलाता जीन। तो याद रखिएगा, जीन से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस प्रकार से कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, इसे हम जीन के रूप में जानते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचना होती है। तो जो डीएनए अणु होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो डीएनए में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसमें यह डीएनए, ये पॉइंट आपको याद रखना परीक्षा दृष्टि से, कि जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होता है तो उसमें यह जो डीएनए होता है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली रहती है, तब हमने आपसे बताया था क्रोमोसोम कब दिखता है? जब कोशिका विभाजित होने वाली रहती है। इसका मतलब क्रोमोसोम किस रूप में रहता है? क्रोमेटिन के रूप में रहता है। तो जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली रहती है तब क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है ये क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा होगा तो उसमें जो डीएनए रहता है क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहेगा, और जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली रहेगी तब क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, संगठित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रकाय यानी कि न्यूक्लियाइड पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। आठवां प्रश्न, और आठवां प्रश्न जिसका सही रहेगा इसका मतलब है कि उसने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, या फिर हमारी जो क्लास एनसीईआरटी की उसको बहुत सिंसियरली, बहुत ध्यान से पढ़ा है। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसमें केंद्रकाय न्यूक्लियाइड पाया जाता है? ऑप्शन ए है
बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम। कमेंट कीजिएगा 8वें नंबर प्रश्न का क्या उत्तर होगा सभी लोग। तो निम्नलिखित में से किसमें केंद्रकाय न्यूक्लियाइड पाया जाता है? तो केंद्रकाय या न्यूक्लियाइड की अगर हम बात करें तो केंद्रकाय या न्यूक्लियाइड जो होता है ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। और यहाँ पर आपका प्रोकैरियोटिक जीव और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव होता है, दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीव। तो प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं यहाँ पर आपके सामने जो राइट आंसर 8वें नंबर प्रश्न का बैक्टीरिया यहाँ पर आपका इसका उदाहरण है। तो केंद्रकाय या न्यूक्लियाइड किस में पाया जाएगा? तो ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम में बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियाइड क्या होता है? तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, छितरा बितरा न्यूक्लियस जो होता है उसी को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियाइड या केंद्रकाय किस में पाया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक जीव में, और उसका उदाहरण यहाँ पर आपके सामने बैक्टीरिया है। तो 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये है। देखिए किसका किसका सही हुआ, किसका किसका गलत हुआ। चलिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अच्छे से समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में। अब होता क्या है कि जो बैक्टीरिया जैसे जीव होते हैं, बैक्टीरिया जैसे जो जीव होते हैं, कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है, न्यूक्लियर रीजन होता है, वो बहुत कम स्पष्ट होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक जीव में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, और ऐसे क्षेत्र को हम केंद्रकाय न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो होता है जिसमें न्यूक्लियर रीजन स्पष्ट नहीं होता है, न्यूक्लियस स्पष्टली दिखता नहीं है, ऐसे क्षेत्र को हम केंद्रकाय कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? तो ये प्रोकैरियोटिक जीव में पाया जाता है। अब यहाँ पर बात करें ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीव की डिफिनीशन आपके सामने है। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। इनमें एक क्रोमोजोम पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने क्रोमोजोम पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक जीव में? केवल एक। और जो झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं अनुपस्थित होते हैं। तो सेल बाउंड जो मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो सेल बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक जीव के तीन उदाहरण आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये 3 उदाहरण ध्यान रखे तब आपको यूकैरियोटिक जीव को फाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण आपसे बैक्टीरिया पूछा जा सकता है, नीलहरित शैवाल पूछा जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी एक बैक्टीरिया ही तो है। तो नीलहरित शैवाल जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। 3 उदाहरण आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखने हैं प्रोकैरियोटिक जीव के। तो प्रोकैरियोटिक जीव के बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। और इनकी खासियत क्या होगी? तो इसमें केंद्रकाय पाया जाता है, न्यूक्लियाइड पाया जाता है। इनमें केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा बात करें जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट होता है, इनमें चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, और यही जो है केंद्रकीय क्षेत्र है, और चारों तरफ से किससे घिरा होगा? तो ये केंद्रकीय झिल्ली से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होगा। इनमें से एक से अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनमें एक से अधिक क्रोमोजोम पाए जाएंगे। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं यूकैरियोटिक जीव में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं या जीव के उदाहरण कौन से हैं? तो प्लांट्स हो गए, पौधे, जानवर हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, और कवक हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखिए कि जो है प्रोकैरियोटिक जीव के 3 उदाहरण, तो आप ये याद रखेंगे तो यूकैरियोटिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न था आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किसमें केंद्रकाय न्यूक्लियाइड नहीं पाया जाएगा? राइट आंसर आपका बैक्टीरिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया जो होता है उसमें क्लोरोफिल किसके साथ में होता है? तो क्लोरोफिल की स्थिति क्या होती है, कैसी होती है प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में? प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का उदाहरण कौन है? नीलहरित शैवाल। याद आया आपको? नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, नीलहरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, और इसी को प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक भी है, और इसमें बात करें तो क्लोरोफिल जो होता है वो
प्लास्टिड के साथ में नहीं होता है, किस में होता है, मेम्ब्रेन्स वेसिकल्स में होता है, झिल्लीदार पुटिका के साथ में जुड़ा होता है। तो प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल होता है वो मेम्ब्रेनस वेसिकल्स के साथ में या झिल्लीदार पुटिका के साथ में जुड़ा होता है। प्लास्टिड्स में किस में जुड़ा होता है, प्लास्टिड्स में किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनमें जो क्लोरोफिल है वो प्लास्टिड में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और प्लास्टिड में किस में पाया जाता है, तो अभी ये प्रश्न आगे आएगा, तो प्रश्न हमने बनाया है तो यहाँ पर क्यों हम ये चीज़ बताएं। तो प्लास्टिड में भी इतना ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा, प्लास्टिड में। प्लास्टिड से रिलेटेड आगे सवाल आएंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ को। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ पाया जाता है उसके लिए समान रूप से शब्द प्रयोग किया जाता है। पुरकिंजे साहब ने इसके बारे में बताया था। पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का शब्द दिया था, हमने कल आपको प्रश्न भी कराया था इससे रिलेटेड। तो जीव द्रव्य किसको बोलेंगे, एक पूरा सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ पाया जाएगा उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म ये प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद तरल पदार्थ के लिए स्पेसिफिक विशिष्ट शब्द प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका 10वें प्रश्न में ए हो जाएगा। कोशिका द्रव्य में बात करें तो बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें हम कोशिका अंगक कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड कंटेंट होता है सेल का, ये हमने आपसे बात कर लिया कि कोशिका में जो फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देखा कोशिका में जो विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाले अंगक होते हैं जो आपके परीक्षा दृष्टि से आपको याद रखने हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका पहला है, और ये सभी किस में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। इनको हम किस नाम से जानते हैं, कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनल कोशिका अंगक का उदाहरण है। फिर है गोल्गी एपरेटस या गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस या गोल्जी उपकरण। फिर है लाइजोसोम्स, फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर है प्लास्टिड्स। तो ये कुछ उदाहरण हैं सेल ऑर्गेनल्स के, कोशिका अंगक के, और ये कहाँ पाए जाते हैं सभी के सभी, तो ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको विषाणु या वायरस संक्रमित कर सकता है। तो विषाणु या वायरस किसको संक्रमित कर सकता है, तो जीवाणु है, कवक है, पादप है। कमेंट कीजिएगा विषाणु किसको संक्रमित कर सकता है। तो विषाणु या वायरस जो होता है ये सजीव को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। जो भी सजीव रहता है सजीव को अपना होस्ट बना सकता है, जीवाणु को भी बना सकता है, कवक को भी बना सकता है, पादप को भी बना सकता है। राइट आंसर आपका एक से अधिक है। तो निम्नलिखित में से किसको वायरस या जो विषाणु होता है संक्रमित कर सकता है, तो जीवाणु को भी, कवक को भी, पादप को भी, एक से अधिक यहाँ पर आपका राइट आंसर है। 11 नंबर आंसर में डी है। वायरस की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार की झिल्ली वायरस में नहीं पाई जाती। वायरस में किसी भी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, और इसलिए इसमें जीवन का गुण तब तक परिलक्षित नहीं होता है जब तक यह किसी सजीव के शरीर में नहीं प्रवेश करता है। और प्रवेश करके क्या करता है, कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा, किसके, सजीव के। जिस सजीव के अंदर गया, अगर बैक्टीरिया में गया है तो बैक्टीरिया की कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा, अगर प्लांट में गया है तो प्लांट की कोशिका की मशीनरी का उपयोग करेगा और अपना बहुगुणन कर लेगा। बहुगुणन का मतलब है अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेगा, अगर 1 था 1 से 40 हो जाएगा, इस तरीके से अपने आप का बहुगुणन कर लेता है। तो वायरस को अगर हम बात करें तो वायरस जो है इसमें जो है जिंदा रहने के लिए इसको या सर्वाइव करने के लिए इसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सजीव की, जिसको हम होस्ट के रूप में भी जानते हैं। तो वायरस यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, तो कमेंट कीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो
इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। सवाल टीआरई में पूछा जा चुका है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, राइबोसोम पाया कहाँ जाता है, तो राइबोसोम अंतर्द्रव्यी जालिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुरदरा, जिसको इंग्लिश में रफ बोलते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में RER बोलते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो RER की बात करें तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये खुरदरी दिखाई पड़ती है और इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, इस वजह से ये खुरदरी दिखाई पड़ती है। राइबोसोम लगे होते हैं और राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषित होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम पर ही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। RER का काम क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो जो तैयार प्रोटीन है, राइबोसोम पर जो प्रोटीन संश्लेषित हुआ है उसको आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा यानी अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजना होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, खुरदरी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER रफ क्यों होता है, खुरदरी क्यों होता है, राइबोसोम के वजह से, और राइबोसोम पे ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। फिर दूसरा आपका है चिकनी या स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER से डिनोट करते हैं। SER की बात करें तो ये वसा अथवा लिपिड अणु को बनाने में सहायता करता है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिकीय क्रिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर यहाँ पर आपको परीक्षा दृष्टि से याद रखना है, जो कशेरुकी होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी जिनको बोलते हैं, उनमें यकृत की कोशिकाओं में जो SER होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये विष तथा दवा को निराविषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो डिटॉक्स करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं SER। कहाँ पर, कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में, यकृत की कोशिकाओं में। तो याद रखना है कि SER का रोल किस में होता है, तो कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में, यकृत की कोशिकाओं में, लीवर सेल्स में SER जो है विष और दवा को डिटॉक्स करते हैं। और इसके अलावा मेम्ब्रेन बायोजेनिस क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। झिल्ली जीवत जनन क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनिस क्या होता है, तो कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा कोशिकीय झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं, और कोशिकीय झिल्ली के बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को सिंपल में हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। गोल्जी उपकरण, इसको गोल्जी पढ़िएगा, तो गोल्जी उपकरण की खोज कैमिलियो गोल्गी ने की थी। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। ER में संश्लेषित पदार्थ, जो ER में संश्लेषित पदार्थ होता है, गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिकाओं के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। 13 नंबर प्रश्न में क्या आंसर होगा, तो बात करें गोल्जी उपकरण की जो खोज की थी सबसे पहले वो कैमिलियो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम से इसको गोल्जी उपकरण कहा जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम्स को भी बनाया जाता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाइसोसोम का निर्माण किया जाता है, तो गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को भी बनाता है। इसके अलावा ER में संश्लेषित जो पदार्थ होते हैं गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और कोशिका के अंदर बाहर विभिन्न क्षेत्रों में इन्हें भेजा जाता है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका D हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गोल्जी उपकरण के कुछ कार्य देख लीजिए। पुटिका यानी कि जो वेसिकल्स होते हैं में पदार्थों का संचयन करना, रूपांतरण करना और पैकेजिंग करना। कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण से सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा भी बनता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। BPSC के द्वारा जो है पूछा गया सवाल है आपका, ये असिस्टेंट में शायद ही पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से किसको कोशिका की आत्मघाती थैली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्रोमोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को। तो कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम। ऐसा क्यों कहते हैं, आइए समझ लेते हैं। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम का काम क्या होता है, पहला चीज़ ये समझिए आप। तो लाइसोसोम का जो काम होता है कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का काम होता है। तो कोशिका में जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे, कोशिका में जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे उनको निपटाने का काम किसका है,
तो लाइजोसोम का है। तो लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कहा जाता है। लाइजोसोम में अब आप सोचिए, अगर अपशिष्ट निपटाना है, अगर वेस्ट मटेरियल हटाने हैं, निपटाने हैं, तो बगैर एंजाइम्स के हो पाएगा। तो लाइजोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम पाए जाते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। तो अगर लाइजोसोम अपशिष्ट निपटाने में सक्षम तंत्र है तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम भी इसमें पाया जाएगा और सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम भी होगा। होता क्या है, कई बार कोशिकीय चयापचय में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कई बार व्यवधान आता है, डिस्टर्बेंस आता है। तो जब कई बार कोशिकीय चयापचय में व्यवधान आता है तब कोशिका जो है क्षतिग्रस्त हो सकती है या कोशिका मृत हो सकती है। तो कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकती है, कोशिका मृत हो सकती है, तो लाइजोसोम फट जाते हैं। लाइजोसोम फट जाएंगे और जो एंजाइम होते हैं अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम्स, जो लाइजोसोम में पाए जाते हैं। तो लाइजोसोम में जो शक्तिशाली एंजाइम होते हैं बहुत पाचनकारी होते हैं, शक्तिशाली भी होते हैं, और जब लाइजोसोम फट जाता है तो ये अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं। ये एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को खा जाते हैं, पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। यानी जिसके वजह से इन एंजाइम्स का अस्तित्व था उन्होंने उसी को खा लिया, तो एक हिसाब से सुसाइड कर लिया। तो लाइजोसोम को हम कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से, सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में सत्य कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और कुछ प्रोटीन अपना ये स्वयं बनाते हैं। तो क्या आंसर होगा 15 नंबर प्रश्न का? तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये पहला फैक्ट तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, पावर हाउस ऑफ सेल है। अगर पावर हाउस ऑफ सेल है तो जाहिर सी बात है रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करेगा। पहला और दूसरा रिलेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ये भी बात सही है, और अपना ये कुछ प्रोटीन स्वयं भी बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका ए बी सी तीनों सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और एटीपी की बात करें तो एटीपी को जो है कोशिका की ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस या प्लास्टिड? कमेंट कीजिएगा 16 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो डीएनए की बात करें तो डीएनए और राइबोसोम किसका खुद का होता है? तो खुद का डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, ये हमने ऊपर देखा। इसके अलावा प्लास्टिड भी जो है, प्लास्टिड का भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम को बनाता है, लाइसोसोम को बनाता है। तो ए और सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, एक से अधिक यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर है। तो खुद का डीएनए और राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है और प्लास्टिड का होता है। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम क्या कहते हैं? टीआरई में पूछा गया सवाल है, टीआरई 2 में 6 से 8 साइंस में। तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के नाम से। और बात करें प्लास्टिड की तो प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, और क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत ही क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट ऐसा क्रोमोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट वह क्रोमोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है, ये आपको मालूम है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले और नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो ल्यूकोप्लास्ट जो है प्राथमिक रूप से अंगक होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे जो पदार्थ होते हैं ये संचित होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं, ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है। क्लोरोप्लास्ट का काम है जो है क्लोरोफिल को होस्ट करना। तो ये आपको क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
प्रश्न नंबर 18 है, पादप कोशिकाओं में किसमें कोशिका द्रव्य सेल सैप भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति, टर्जिडिटी और कठोरता प्रदान करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन जो है पादप कोशिकाओं को स्फीति और कठोरता प्रदान करते हैं? प्लांट सेल को कौन जो है टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करते हैं? रसधानी, प्लास्टिड या क्रोमोसोम? तो बात करें पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य जो है ये भरा रहता है, ये भरा रहता है रसधानी में, वैक्यूल में। और ये रसधानी का काम होता है कोशिकाओं को, पादप कोशिकाओं को स्फीति, टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करना। इससे रसधानी की वजह से पादप कोशिकाएं मजबूती से रहते हैं। तो राइट आंसर आपका 18 में ए हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जो होते हैं वो रसधानी में, वैक्यूल्स में स्थित होते हैं, जैसे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछे कि अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, ये सारी चीज़ें जो हैं पौधे में किस स्थान पर स्टोर होते हैं, कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, तो ये रसधानी में स्थित होते हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा होता है, कल हमने बात किया था अमीबा की खाद्य रसधानी। अमीबा में क्या पाया जाता है? खाद्य रसधानी, फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल में क्या होता है? उनके द्वारा उपभोग में लाया गया जो खाद्य पदार्थ होता है वो पाया जाता है, जिसमें भोजन का पाचन होता है। तो फूड वैक्यूल में भोजन का पाचन होता है, कल हमने देखा था। तो फूड वैक्यूल में क्या होता है? जो उपभोग में लाया गया खाद्य पदार्थ है वो फूड वैक्यूल में होता है। और फिर भोजन का पाचन अमीबा में किसमें होता है? फूड वैक्यूल में, खाद्य रसधानी में होता है। टीआरई में पूछा गया सवाल है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? तो ये हमने आपको जब मिनी टेस्ट पीआरटी का कराया था तब ये आपको प्रश्न दिया था। तो किस कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? माइटोसिस है, दूसरा है मियोसिस है, तीसरा एमेट्योसिस है। तो एनसीईआरटी में आपका जो है पुरानी एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है सेल डिवीज़न के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। और राइट आंसर आपका 19 नंबर प्रश्न का है मियोसिस। मियोसिस है। आइए देख लेते हैं क्या क्या होता है दोनों चीज़ें। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मायोसिस। मायोसिस को हम समसूत्री विभाजन बोलते हैं। समसूत्री विभाजन मायोसिस। और समसूत्री का मतलब है कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है। तो संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होगी मात्र कोशिका के समान होगी, इसीलिए समान होने की वजह से समसूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं। मियोसिस क्यों कहते हैं? तो मियोसिस का मतलब ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो ये आपका मियोसिस और माइटोसिस था। अर्धसूत्री का मतलब है नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी, इसीलिए अर्धसूत्री नाम है। समसूत्री का मतलब है समान रह जाएगा। ये फर्क है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये चैप्टर आपका अध्याय नंबर 5 कोशिका से रिलेटेड जीवन की मौलिक इकाई कोशिका सेल आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से आज शाम में क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।